हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीम मेड। आज हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पर उसको शुरू से ना शुरू करके हम पीछे से शुरू करेंगे। एज क्लिनिकल केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। केस 1 में मान लीजिए शिनचन, आप डॉक्टर हैं और शिनचन आपके पास आया। अब सबको पता है शिनचन की उम्र 5 साल है, ठीक है? वो आपके पास आया और उसके कंप्लेंट्स थे कि उसको फीवर है, माइल्जिया है। माइल्जिया मतलब उसके मसल पेन करते हैं, बॉडी पेन भी इसी को ही कहते हैं। वॉमिटिंग है 2-3 दिन से, और आपने उसको थोड़ा एग्जामिन किया तो आपने देखा कि जो स्क्लेरा है वो येलोइश हो गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन येलोइश हो गया है। तो इससे आपने रिड्यूस किया कि उसको जॉन्डिस भी हो गया है। अब क्योंकि आपको लगा कि उसको जॉन्डिस है तो आपने उसका ब्लड लेके उसको एलएफटी कराने के लिए बोला। एलएफटी किया उसने तो उसमें उसका बिलिरुबिन हाई आया और उसका हेपेटिक जॉन्डिस। आपको कैसे पता चला कि उसका हेपेटिक जॉन्डिस हुआ है? क्योंकि जो बिलिरुबिन है उसका 20 to 50% उसमें कॉन्जुगेटेड आया। इसका मतलब कॉन्जुगेशन हुआ है लिवर में, ठीक है, पर पूरा नहीं हो पाया। और साथ ही उसके जो लिवर एंजाइम्स हैं जैसे एलेनिन ट्रांसएमिनेज और एस्पेरेटिन ट्रांसएमिनेज, ये सब भी राइज किए थे। और एक खास बात कि लिवर डिजीज़ में मेनली ALT राइज करता है, एल से लिवर। और ये जो AST है ये उतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये हार्ट में भी कोई भी दिक्कत होगा तो उसमें AST भी राइज कर जाता है, बट लिवर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है ALT। का LFT में बिलिरुबिन भी हाई था और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी थे, साथ ही मार्कर एंजाइम्स राइज कर गए थे। तो इससे आपको पता चला कि उसको हेपेटिक जॉन्डिस हुआ है। और क्लिनिकली आपने उसको थोड़ा और एग्जामिन किया तो आपको पता चला कि उसको माइल्ड हेपेटोमेगाली भी हुआ है, ठीक है? और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस जैसे रैशेस वगैरह भी है और एर्थ्रैल्जिया है, मतलब जॉइंट पेन। अब उसका जो राइट अपर क्वाड्रेंट है जहाँ पे हमारा लीवर होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, वहाँ पे उसको टेंडरनेस है, ठीक है? तो इस सबको पता चला कि उसको जॉन्डिस हुआ है। पर जॉन्डिस उसको हुआ क्यों है? अब अपने मन में सोचेंगे आप कि इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो है कि कोई वायरस की वजह से हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है। तो कौन सा वायरस हेपेटाइटिस करता है? आपके मन में जो सबसे कॉमन वाले हैं वो पहले आएंगे, जैसे A, E और B। अब इन दोनों में से आप ये सोचोगे कि क्योंकि शिनचैन एक बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो सबसे कॉमन जो है वो है हेपेटाइटिस A और E। B उतना कॉमन नहीं होगा। B तब कॉमन होगा जब वो अपनी पेरीनेटल ट्रांसमिशन हुआ होगा, अगर माँ से बच्चे में, या फिर अगर एडल्ट होगा तो उस केस में हम B को देखते हैं। और साथ ही B का एक और ख़ास बात है कि इसका जो ऑनसेट है वो बहुत ही स्लो और इंसीडियस होता है, जबकि A और E में वो एक्यूट होता है। तो आपको हिस्ट्री से पता चला कि इसका जो ऑनसेट है वो एक्यूट हुआ है, रैपिड ऑनसेट है। तो इसलिए अपने मन में सोचा कि या तो हेपेटाइटिस A हो सकता है या तो E हो सकता है। और यही दो, हेपेटाइटिस A और E ही एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करते हैं, ठीक है? उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हो सकती है? या तो वायरस की वजह से हो सकता है, या तो कोई ड्रग और टॉक्सिन से हो सकता है, या फिर कोई इस्चेमिया हुआ है, ब्लड ठीक से नहीं पहुंच रहा है, इस वजह से भी हेपेटोसाइट्स जो है उनमें नेक्रोसिस हो सकता है, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, अल्कोहल के वजह से हो सकता है, या फिर विल्सन्स डिजीज़। लेकिन आपको हिस्ट्री देख के पता कर लेना चाहिए कि क्योंकि ये बच्चा है तो ये अल्कोहल और ड्रग और टॉक्सिन ये सब रीज़न नहीं होने चाहिए। तो अभी आपने मोस्ट कॉमनली सोच लिया कि या तो इसको वायरल हेपेटाइटिस A है या फिर E है। तो आप क्या करेंगे? आप उसका सीरम सैंपल लैब में भेज देंगे। लैब में वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वो सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट मतलब जिसमें हम एंटीजन या एंटीबॉडी उनमें से किसी को डिटेक्ट करते हैं। तो या तो वो एलिसा के थ्रू कर सकता है, या फिर कोई इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, या फिर कोई रैपिड एंटीजन किट हो गया, ठीक है? तो उन्होंने सीरोलॉजिकल टेस्ट किया तो हमें देखने में आया कि जो IgM एंटीबॉडी है अगेंस्ट दी HAV मतलब हेपेटाइटिस A वायरस, ठीक है, वो इसमें दिखने को मिला। मतलब IgM एंटीबॉडी राइज किया है, एंटी HAV IgM। तो अगर ये राइज कर रहा है, IgM जो है वो सबसे पहले आता है। कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ हो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बना है, सबसे पहला एंटीबॉडी जो बनता है वो है IgM। मतलब IgM
हमको डिनोट करता है कि वो इन्फेक्शन एक्यूट है, ठीक है। और फिर लेटर स्टेजेस में जाके IgG बनता है। IgG स्पेशली रिकवरी को शो करता है, और ये IgG ही है जो कि पूरे लाइफ टाइम में लास्ट करता है और फिर इम्यूनिटी बताता है। तो इस केस में शिनचैन का IgM एंटीबॉडी राइज कर गया है। इससे हमें पता चलता है कि इसका जो ये डिज़ीज़ है वो एक्यूट है। और ये IgM हमेशा नहीं रहता, IgM अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक्स के बाद चला भी जाता है। जो परसिस्ट करता है वो है IgG। अब दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, स्टूल एग्जामिनेशन कर सकती हूँ। तो इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमको HAV पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, हेपेटाइटिस A वायरस के पार्टिकल्स, ठीक है। और इसको जॉन्डिस हो चुका है ना, तो जॉन्डिस होने के 2 वीक पहले और 2 वीक्स बाद तक हमको स्टूल में ये HAV पार्टिकल्स डिटेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो उसका आप ऐसे याद कर सकते हो, हेपेटाइटिस A, E, C और B, और उनका इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज लेके मान रही हूँ मैं 30 डेज़, 40 डेज़, 50 डेज़ और 60 डेज़, ठीक है। A, E, C, B। तो अब हमने इसका डायग्नोसिस कर लिया कि इसको हेपेटाइटिस A वायरस ही है और वही उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे हेपेटाइटिस A वायरस के अगेंस्ट IgM आया है और इन्वेस्टिगेशंस भी हो गए। तो अब हम इसको ट्रीटमेंट में क्या देंगे। हेपेटाइटिस A वायरस जनरली एसिम्टोमेटिक होता है, कुछ कुछ केसेस में सिम्टम शो करता है जैसे यहाँ पे किया है, और साथ ही वो सेल्फ लिमिटिंग है। तो वो कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, ना वो क्रोनिक में कन्वर्ट होता है जल्दी, ना वो उसके कोई कैरियर्स होते हैं, ना ही उसके कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो वो सेल्फ लिमिटिंग है, तो इसीलिए हमको उसके अगेंस्ट कोई एंटीवायरल एजेंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसको वॉमिटिंग और वो सब थोड़ा सिम्टोमेटिक हो गया है, तो हम उसको बस वैसे ही ORS वगैरह देंगे जिससे वो सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल में रहे। तो हम उसको ट्रीटमेंट में ORS देंगे, मेनली डेक्सट्रोज देंगे, और हमारा टारगेट रहेगा जिससे 150 ग्राम डेक्सट्रोज जो है वो पर डे ख़त्म कर ले, ठीक है। तो हम उसको सप्लीमेंट देंगे, ओरल सप्लीमेंट्स देंगे। तो चलो, हमने शिनचैन को ORS दे दिया, वो लेके चला गया और यहाँ पे उसका केस ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर हम खुद ही बैठ के सोचने लगे वैक्सीन के बारे में कि हेपेटाइटिस A वायरस का कोई वैक्सीन है क्या। तो हाँ, 2 वैक्सीन है। एक है फॉर्मल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो कि 1 ईयर अबव बच्चों को देते हैं, ठीक है, और एक है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये दोनों ही हम सिंगल डोज में देते हैं और ये दोनों एक्टिव फॉर्म्स है वैक्सीन का। मतलब हम इसमें खुद जो वायरस है उसको इनएक्टिव करके डालते हैं और फिर उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं। लेकिन अब जैसे शिनचैन को हो गया है तो उसके जो घर वाले हैं, हिमावारी, उसके मम्मी पापा, वो सब, उनको एक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी तो देना चाहिए ना, क्योंकि वो इतने क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं। और ये जो वायरस है इसका ट्रांसमिशन भी फीको ओरल मोड से, मतलब कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। तो क्योंकि वो इतने क्लोज कांटेक्ट में है तो हम उनको एक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देना ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, HAV हेपेटाइटिस A वायरस RIX वैक्सीन देंगे। ये वैक्सीन 1 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं इंजेक्शन, 2 डोज है। एक पहला डोज जब देंगे और उससे 6 से 12 महीने के अंदर दूसरा डोज देंगे। तो ये पैसिव मोड है, ठीक है। ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ होता है, पैसिव मोड है। इसमें हम डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबिन्स को ही देते हैं, इसमें हम वो वायरस को नहीं देंगे। इसमें हम सीधा एंटीबॉडीज़, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ बना के बॉडी में दे देंगे ताकि वो फाइट कर सके। अब इतना में क्या हुआ, शिनचैन जो है वो फिर से आ गया और उसने कहा कि अब उसको फिर से जैसे सिम्टम्स थे यहाँ पे फिर से वैसे हो रहे, रिलैप्स हो गया है। मतलब ये जो हेपेटाइटिस A वायरस है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रिलैप्सिंग वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। तो हमको 2 चीज़ें पता चली हेपेटाइटिस A वायरस के बारे में। पहला तो कि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है इन चिल्ड्रन, और दूसरा कि रिलैप्स भी करता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिलैप्सिंग वायरल हेपेटाइटिस है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। तो हम इसको फिर से क्या करेंगे, वही दे देंगे, ORS दे देंगे, और हम उसको थोड़े से प्रिवेंशन लेने को बोलेंगे क्योंकि इस केस में हमको एंटीवायरल थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है। और क्या किया, ये शिनचैन जो बहुत बदमाशी करता है, इधर उधर से कहीं से भी खाना लेके खा लेता है, हाथ वाथ नहीं धोता। इस वजह से इसका जो हाइजीन कंडीशन है वो बहुत पुअर है। तो हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, हैंड वॉश करेंगे,
प्रॉपर अपना जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करेंगे और साथ ही बॉइल्ड वाटर पिएंगे। बॉइल्ड वाटर, अब इसका एक सिग्निफिकेंस ये है, मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि वो जो वायरस है ना ये हीट सेंसिटिव है, तभी तो उसको बॉईल करेंगे तो वो मर जाएगा, वो इनसेंसिटिव हो जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं, केस 2। इसमें क्या होता है, शिनचैन के जाने के बाद कुछ दिनों बाद ननाको दीदी आती है। अब ननाको दीदी क्या है, वो बच्ची तो नहीं है, शी इज़ अ यंग एडल्ट, ठीक है। तो वो भी सेम कंप्लेंट्स लाती है कि उनको भी फीवर है, माइल्जिया है, थोड़ा बहुत रैशेस है, नोज़िया, वॉमिटिंग, वो सब। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिर से वही सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचते हैं और गेस करते हैं कि इनको भी हेपेटाइटिस वायरस से इन्फेक्शन हुआ है। तो फिर हमने उनका सैंपल लेके लैब डायग्नोसिस के लिए दे दिया। लैब डायग्नोसिस के लिए दिया तो उसमें हमको IgM एंटीबॉडी मिला अगेंस्ट HEV, हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट हमको IgM मिला। तो इससे हमको पता चल गया कि एक्टिव केस है, अक्यूट केस है, और साथ ही उनके लिवर एंजाइम्स भी बढ़े हुए थे। अब इनको अगर IgM ना हो के IgG एंटीबॉडी अगर ज़्यादा होता है इनके सीरम में, तो हमको पता चलता है कि इनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस हो चुका है और अब ये रिकवरी भी कर चुके हैं, इसीलिए ये एंटीबॉडीज़ परसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं है, इनको IgM एंटीबॉडी ही ज़्यादा है इनके सीरम में, इसका मतलब ये एक्टिव केस है। और हम क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR भी कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट में, हेपेटाइटिस सी वायरस का RNA, उसके RNA में हम PCR करके भी देख सकते हैं। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये एक RNA वायरस है, और साथ में हेपेटाइटिस A जो हमने पढ़ा वो भी RNA वायरस ही है। हेपेटाइटिस के सारे वायरस RNA हैं एक्सेप्ट B एक DNA वायरस है, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो भी हमको ये हेपेटाइटिस सी वायरस के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब डायग्नोसिस करके हमने फाइनल कंक्लूजन निकाला कि इनको हेपेटाइटिस E का इन्फेक्शन हुआ है। तो अब इसमें भी ट्रीटमेंट में हम क्या, वही ORS देंगे और इसको भी बॉइल्ड वाटर पीने को बोलेंगे। तो बॉइल्ड मतलब हेपेटाइटिस E भी हीट सेंसिटिव है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, हेपेटाइटिस E वायरस का एक बहुत बुरा कॉम्प्लिकेशन है कि ये फल्मिनेंट हो सकता है, ठीक है। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनमें भी 20% रिस्क है। तो ननाको दीदी प्रेग्नेंट नहीं है, तो मतलब उनके लिए कॉम्प्लिकेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रेगनेंसी में वो भी 20% रिस्क है फल्मिनेंट हेपेटाइटिस होने का। तो ये हो गया। आपको जनरल फीचर्स देख लेते हैं जो कि कॉमन है A में भी और E में भी। पहले तो दोनों ही RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस मैंने बोल दिया। दोनों ही नॉन एनवेलप्ड है और हीट सेंसिटिव है, मतलब 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका फीको ओरल है, कोई भी कॉन्टेमिनेटेड हम फूड वाटर लेते हैं तो उससे ये स्प्रेड होता है। क्लिनिकल फीचर्स दोनों के सेम है, ट्रीटमेंट भी दोनों का सेम है। अब कुछ डिफरेंट पॉइंट्स दोनों के अंदर, सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें मैंने कहा था AECB 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो हेपेटाइटिस A वायरस का 30 डेज़ है और हेपेटाइटिस E वायरस का 40 डेज़ है। वैक्सीन, हेपेटाइटिस A के लिए हमने देखा कि एक वैक्सीन है, पर हेपेटाइटिस E के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अब हेपेटाइटिस A में मैंने कहा था कि वो रिलैप्स करता है, वो मोस्ट कॉमन कॉज है अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के रिलैप्स का। लेकिन हेपेटाइटिस E जो है वो कोलिस्टैटिक फेज़ है। कोलिस्टैटिक मतलब बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये मेनली वो फेज़ है, पर हेपेटाइटिस A रिलैप्स करता है। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस E में हो सकता है, 20% रिस्क है प्रेगनेंसी में, वो A में नहीं होता। तो इतना ही था हेपेटाइटिस A और E के लिए। B, C, D का वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप हमेशा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।